आज दिन फ्राइडे, शाम के 8 बज चुके हैं। अगर मेरी आवाज़ आप सबको मिल रही हो तो मुझे कोई हिंट कर दें। आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज़ आप सबको मिल रही है? गुड इवनिंग एनीवन? ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं, अभी संख्या बहुत कम है। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आप सबकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। देखिए, चीज़ों को पढ़ते रहना, हमेशा नई चीज़ें जानते रहना अच्छी बात है, लेकिन नई चीज़ें जानने के बाद आप पुरानी चीज़ों को कितना मेमोराइज़ रख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपसे ये बार बार मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि पुरानी चीज़ों को बिल्कुल रिवीज़न करना ना छोड़ें। आज मैंने जो आपसे कहा था कि आपको चैप्टर 8 में आपको स्टार्ट करूंगा, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 ये आपको खुद से पढ़ना होगा। लेकिन बाद में लगा कि इसमें से भी मैंने पुराने पेपर उठा के देखे, ख़ासतौर से MCQ वगैरह के। डिस्क्रिप्टिव में तो बहुत नहीं कुछ मिलता है, लेकिन MCQ में अक्सर इसमें से सवाल मिल जाते हैं। और मैंने पहले ही कहा था कि IPC ऐसा एक रोचक सब्जेक्ट है जिसको अगर आपने अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो मैथ्स की तरह जैसे नंबर मिलते हैं, मतलब 100 आउट ऑफ 100, तो IPC भी वैसा ही स्कोर करने की क्षमता रखती है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि आपको कुछ सेक्शन आज मैं नोट कराऊंगा, लेकिन उससे पहले जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें और इंडिविजुअली भी कई सारे फ़ोन कॉल्स हैं, कई सारी क्वेरीज़ हैं कि आंसर जो है वो कैसे, सब्जेक्टिव आंसर जो है वो कैसे बेहतर तरीके से लिखा जाए या कैसे उसे अच्छी तरह से डिलीवर किया जाए जिससे हम अच्छे मार्क्स निकाल सकें, क्योंकि सारा का सारा सरदर्द वही है, अच्छे मार्क्स निकालना। तो आज मेरी कोशिश जो होगी वो आपको एक नई चीज़ बताने की, हालांकि मैं इसका जिक्र आपसे बहुत बार कर चुका हूँ और इस जिक्र में कुछ लोगों ने प्रयास भी किया, लेकिन प्रयास किया ये अच्छी बात है, जिन्होंने प्रयास किया ही नहीं वो और अच्छी बात है। देखिए, एक छोटी सी समस्या पे मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। जब आप PT क्वालिफाई करके अपने मेंस की तैयारी करते हैं और मेंस के एग्ज़ाम में 3 दिन आपका शेड्यूल लगता है, ठीक है, और तीनों दिन बगैर कोई गैप के कंटिन्यू 3 दिन आपके पेपर होते हैं। पहले दिन आपका जो पेपर होता है वो सिंगल एक पेपर होता है, ठीक है, वो एक पेपर आपका GS वो हो गया, GK जिसको आप कहते हैं वो हो गया। फिर दूसरे दिन पहला पेपर जो होता है वो आपका इंग्लिश का होता है फर्स्ट शिफ्ट में, और दूसरे शिफ्ट में आपका फर्स्ट पेपर होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन थर्ड डे आपका फर्स्ट शिफ्ट लॉ के सेकंड पेपर का होता है, और फिर सेकंड शिफ्ट जो होती है वो आपके लॉ के थर्ड पेपर की होती है। ये शेड्यूल आप सबको पता है, जो लोग सीरियसली लगे हुए हैं उन्हें अच्छे से मालूम है। अब सवाल ये उठता है कि दूसरे दिन जब आप अपना पेपर दे के निकल रहे हैं, 5 बज चुके हैं, आपको अपने जहां आप रुके हुए हैं वहां तक आने में आधे घंटे 1 घंटे का समय, फिर पूरे दिन आप एग्जॉस्ट रहे, एकदम बुरी हालत रही, हाथ लिखते लिखते हालत ख़राब रही, थोड़ा सा रेस्ट किया, खाना वाना खाया। अब ज़रा मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या आपके पास इतना समय होता है
कि आप सेकंड पेपर के जो प्रोसीजरल लॉ के जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनके पेपर आप रिवाइज कर लें। फिर थर्ड पेपर में आप जो माइनर एक्ट हैं वो सारे के सारे माइनर एक्ट आप रिवाइज कर लें, उसके साथ साथ आईपीसी रिवाइज कर लें। क्या यह संभव है कि उतने कम समय में, मुश्किल से मुश्किल अगले दिन सुबह 9 बजे आपको फिर से सेंटर पे पहुंच जाना है, अपना आंसर लिखना है, ठीक है, और 5 बजे, उससे एक दिन पहले 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे अब अपने रूम पे आ रहे हैं। इसमें आपको सोना भी है, रेस्ट भी करना है, अपनी चीज़ों को रिवीजन भी करना है। तो आप जरा उस स्थिति की कल्पना करिए, बहुत ही दुष्कर परिस्थिति होती है। ऐसे समय पे शायद आप किताब के पन्ने भी, अपने नोट्स जो हैं उनके पन्ने भी आप पूरी तरह से पलट नहीं पाते। मैं आपको जो तरीका मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि हाँ सिनॉप्सिस बनाइए, सिनॉप्सिस बनाइए, तो सिनॉप्सिस बनाने का एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, मार्क्स आप अच्छे गेन कर लोगे, ये तो अलग की चीज़ है, ठीक है, लेकिन एक दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो फ़ायदा ये है कि जब आप सिनॉप्सिस बना के अपने आंसर को प्रिपेयर करते हैं अपनी रफ कॉपी पे, अपनी नोट्स की कॉपी पे, तो उस समय आपको उस पूरे आंसर को देखना, एक नज़र पलटना बहुत आसान होता है। 34 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, लाइव हैं। मैं एक पेज मैंने राइट डाउन कर रखा है और मैं उसे आपको दिखाता हूं, और आप सब हो सके तो उस एक पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं कैमरा को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, सॉरी, ठीक है। आप सभी को विजुअल है, चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही हैं? अगर कोई इशू है तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर मैं आगे कंटिन्यू, आगे चीज़ें बात करता हूँ आपसे। जिनको इसका व्यू क्लियर है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, वापस मैं आता हूं। जी देखिए, आप सब ने अभी तक, अगर वो स्क्रीनशॉट हो तो अभी अगर ये संभव है कि आप उसे देख सकें तो प्लीज़ उसे खोल लीजिए। अगर ये संभव है कि आप उस स्क्रीनशॉट को खोल सकते हो तो खोल लें और मेरी वॉइस आप सुनते रहें। देखिए, मैंने ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की एक सिनॉप्सिस आपको बना के अभी अभी दिखाई है, ठीक है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आप पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया है, वैसे भी आप समझदार हैं, आप पढ़ चुके हैं। क्लास बंद हो जा रही है। क्या नेटवर्क का कोई इश्यू है? आप सभी मुझे देख पा रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है। देखिए, मैंने आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की मैंने एक सिनॉप्सिस आपको बना के दिखाई है, ठीक। अब ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं और आपके साथ बातें करता चला जा रहा हूं, ठीक है। देखिए, आपकी स्क्रीन पे इस समय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के सिनॉप्सिस है। सबसे पहला जो आपको पहला पेज अपना जो है वो ऐसे ही तैयार करना है, ठीक। नंबर 1 हेडिंग जो आपकी है वो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 120A, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग है वो है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेक्शन 120A। अब इस एसेंशियल एलिमेंट में फिर ABCD करके 4 इसके सब हेडिंग्स हैं,
नंबर ऑफ पर्सन्स, इसमें आप पर्सन जो हैं जितने होंगे वो बताते हैं, आप इसके बारे में बता रहे हैं। उसके बाद नंबर 2 आपका जो है वो एक्ट है। अब जैसे ही एक्ट की बात आप करेंगे, उस एक्ट में इल्लीगल वर्क जो सेक्शन 43 आईपीसी के सेक्शन 43 में जो चीज़ मेंशन है, आप उसकी बात करेंगे। इसके जस्ट तुरंत जो सी सेगमेंट आपको दिख रहा है, इल्लीगल मीन्स, ये सारा का सारा एसेंशियल एलिमेंट है जो आपको आपके बेयर प्रोविज़न में मिल जाएगा। आईपीसी के सेक्शन 120 के बेयर प्रोविज़न में आपको ये मिल जाएगा। सी मैंने आपको बताया इल्लीगल मीन्स। तो कौन कौन से इल्लीगल मीन्स हो सकते हैं? फिर नेक्स्ट है एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट समझौता, करार। ठीक, नाउ द थर्ड टॉपिक, अदर रिलेटेड सेक्शंस, जो आईपीसी के सेक्शन 120 ए से रिलेटेड और सेक्शन जो हैं, हम उसके बाद उसकी बात करते हैं। इसका सब पार्ट 1 जो है वो है सेक्शन 43 ऑफ आईपीसी। सेकंड पार्ट जो है वो है सेक्शन 107 का पार्ट 2 ऑफ आईपीसी। थर्ड सेक्शन इसका है सी पार्ट जो है वो है सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और इसका डी पार्ट जो है वो सेक्शन 196 सब क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी। तो ये और जो रिलेटेड सेक्शन हैं, जितने भी अदर रिलेटेड सेक्शन हैं सेक्शन 120 ए से रिलेटेड, वो सारे आपने यहां मेंशन कर लिए। ओके, फिर नंबर 4 आपको दिख रहा होगा। नंबर 4 है डिफरेंस अमंग सेक्शन 34, सेक्शन 107 पार्ट 2 एंड सेक्शन 120 ए। इन तीनों सेक्शन में क्या डिफरेंसेस है? ऊपर आपने सिमिलरिटी की बात कर ली, अब डिफरेंसेस की बात आप करेंगे। आप बताएंगे कि सेक्शन 34, 107 और 120 ए कैसे आपस में तीनों अलग हैं, किस किस जगह से अलग हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग जो है वो नंबर 5 की है, पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 120 बी। ओके, इसमें आप सेक्शन 120 बी के बारे में बात करते हैं। और फिर नंबर 6 जो है वो रिलेटेड केस लॉज के बारे में आ गया, डिसाइडेड केस लॉज के बारे में आ गया। अब इसमें जितने भी केस हैं, मैंने 4-5 लिखे हैं, ABCDEFGH, जितने भी है, भगत राम का केस जो है वो फखरुद्दीन का केस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद जितने भी केसेस हैं ये आप अपने यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और लास्ट में नंबर 7 जो है वो हेडिंग है कंक्लूजन की। होप मैं अब आपके सामने अपना चेहरा लाना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोग के चैट मैं देख नहीं पा रहा था, तो मैं आप लोग की चैट देख लूं। चलिए, आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो दोबारा हम बात कर लेंगे। अब प्लीज़ थोड़ा सा अपनी उंगलियों को कष्ट दीजिएगा, जो बातें हैं वो दोबारा, क्योंकि फिर चीज़ों को वापस देखने में दिक्कत होगी। तो दिस इज अ सिंपल फॉर्मेट ऑफ सिनॉप्सिस। ये एक सिंपल सा मैंने, और विश्वास मानिए इस पूरी सिनॉप्सिस को लिखने में मुझे मैक्सिमम 4 से 5 मिनट का समय लगा है इस पूरी सिनॉप्सिस को लिखने में। देखिए, आप मुझसे कहीं ज़्यादा शार्पर हैं, इस बात का मुझे बहुत अच्छी तरह से भरोसा है। आप बहुत शार्प हैं, मुझसे भी तेज हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझे 4 से 5 मिनट लगे हैं इस पूरी सिनॉप्सिस को लिखने में, तो आपको 2 से 2.5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, अब जरा, अभी आप देख रहे थे, अब मुझे ये बताइए कि इस सिनॉप्सिस को केवल देख के, कि केवल इस सिनॉप्सिस को देख के आपको लगता है कि कोई भी चीज इसमें से मिसिंग रह गई है, कुछ छूटा है? पहला सवाल। अगर आप ही एग्जामिनर होते, ठीक है, कि आप ही एग्जामिनर होते और सिर्फ इस एक पेज को मैंने लिखा होता, 20 नंबर के सवाल में सिर्फ एक पेज को मैंने लिखा होता,
तो आप बताइए मुझे, मैं आगे कुछ भी नहीं लिखता, सिर्फ यही एक पेज लिखता, समय के अभाव में या और भी जो भी दिक्कतें हैं, सिर्फ यही एक पेज लिखता, तो आप मुझे बताइए कि आप मुझे 20 में से कितने नंबर देते। ठीक है, एज अ एग्जामिनर आप खुद पर रखिए, इसमें क्या चीज रह गई है। आई थिंक सब कुछ है, अब आपको हर एक हेडिंग को पकड़ना है और 2-2, 4-4 लाइनें हर एक हेडिंग के बारे में लिख देना है। आपका क्वेश्चन 20 नंबर का कंप्लीट। और जिस समय एग्जामिनर आपकी कॉपी में ये पेज देखेगा सिनॉप्सिस का, वो आपको वहीं वैल्यूएट कर देगा। ठीक है, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको हर एक हेडिंग पकड़नी है और हर एक हेडिंग के साथ आपको 4-4 लाइनें, 5-5 लाइनें लिख देनी है, 3-3 लाइन लिख देनी है। 7 हेडिंग यहाँ मैंने, मेन हेडिंग 7 मैंने बनाई है, सब हेडिंग जो है वो अलग हैं। तो अगर 7 हेडिंग में आपने 4-4 लाइन भी लिख दी तो 7 चौक 28 यानी लगभग 30 लाइनें आपकी हो गई हैं। और एक जो पेज होता है, मतलब लगभग 3 पेज का आंसर आपका तैयार हो गया और 1 पेज सिनॉप्सिस। ठीक है, ये वो तरीका है जब आप कम मेहनत में नंबरों को कैसे चुराना है, इस चीज को आप गेस कर सकते हो। देखिए, ये सारे तरीके जो हैं वो आपके अगल बगल बैठे व्यक्ति जो एग्जामिनर हैं, जो आपके कंपटीटर हैं, उन्हें नहीं आता। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ मैं बहुत अनोखी चीज आपसे बता रहा हूं, जानते सब हैं, लेकिन विश्वास मानिए इस तरीके को करता कोई नहीं है। क्वेश्चन पेपर मिला, क्वेश्चन पढ़ा और लिखना शुरू। ठीक है, वो तरीका और इस तरीके में बहुत अंतर है। आपको दूसरा बड़ा फायदा जो होगा, जो भी मैंने आपसे कहा कि जो आप अपने मेंस के एग्जाम में 3rd डे इस पूरे पेज को रिवाइज करने में आपको कितनी देर का समय लगेगा। मैं समझता हूं एक क्वेश्चन में आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। 2 मिनट में आपका पूरा क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो बेहतरीन तरीका है जिसे आप, अच्छा लिखने में अभी मेरे पास जो कॉल्स आए, कई लोगों के कॉल आए, कई लोगों ने अपने आंसर को व्हाट्सएप पे शेयर किया। ठीक है, सभी का जो क्वेश्चन है वो ये है कि कैसे इम्प्रेसिव राइटिंग कैसे हो सकती है। तो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, दिस इज अ ग्रेट आइडिया फॉर इम्प्रेसिव आंसर राइटिंग। ये बहुत बेहतरीन तरीका है और मैंने अपने जीवन में जहां भी इसे इस्तेमाल किया, मुझे बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिले। ठीक है, और कहने को वही बात है कि हाँ जैसे चल रहा है वैसे आप भी चलना चाहते हैं, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन इस बात को एक बार आराम से आप सोचिएगा, आप विचार करिएगा कि क्या ऐसे इस तरीके से इसके आंसर को डिलीवर किया जा सकता है। और आंसर की डिलीवरी इस तरह करके क्या हम, आप और लोगों से चेक करा लीजिए। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में एक उदाहरण दिया। अब मान लीजिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस, आपको उसके बारे में बात करनी है, उसकी सिनॉप्सिस आप कैसे बनाएंगे राइट टू प्राइवेट डिफेंस की। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में सबसे पहले तो प्राइवेट डिफेंस है क्या, किस चिड़िया का नाम है, वो आप बता दीजिए। उसके बाद फिर उसके तुरंत बाद आप आ जाइए नेसेसिटी। ठीक है, नेसेसिटी सेक्शन जो मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था, नेसेसिटी जनरल एक्सेप्शन में क्या है, सेक्शन 80-81 है। ठीक है, अभी दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा है। ठीक, तो जो चीज़ें वहाँ हैं नेसेसिटी की, तो नेसेसिटी का ग्राउंड तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी है ना। ठीक, तो नेसेसिटी को डिफाइन कर लीजिए। नेसेसिटी को डिफाइन करने के बाद फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ, मैंने आपको याद होगा क्लास में, ओके 81। ठीक है, तो मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि जो इंग्लिश लॉ है और जो इंडियन लॉ है उसमें कितना अंतर है। ब्रिटिश में जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरा है, इंडिया का कॉन्सेप्ट जो है वो दूसरा है। ठीक है,
ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि हाँ आप अपने नेबर, अपने माता पिता, अपने बच्चों के लिए सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए कर सकते हैं। अमेरिका का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा उससे ज़्यादा बढ़ के है, लेकिन इंडिया का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है किसी भी पर्सन के लिए, तो आप इसको आप डिराइव कर सकते हैं। इसके बाद फिर आ जाइए सेक्शन 6 के बारे में आप लिखिए। मैंने आपको याद होगा मैंने बताया था, सेक्शन 6 को लिखिए आप कि जितने भी आईपीसी में जो भी हैं चीज़ें वो इन एक्सेप्शन के, जर्नल एक्सेप्शन के अंडर में ही रहेंगे, तो सेक्शन 6 को मेंशन करिए। सेक्शन 6 को मेंशन करने के बाद फिर आपका अगर क्वेश्चन जो है वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी है, तो बॉडी के लिए जो सेक्शंस हैं उनको मेंशन करिए। और अगर प्रॉपर्टी के लिए आपका क्वेश्चन है, ऊपर का जो जितना मैंने कहा वो कॉमन रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। फिर अगर प्रॉपर्टी के लिए है तो प्रॉपर्टी के सेक्शन जो है उसको मेंशन करिए। फिर लिमिटेशन बता दीजिए, सेक्शन 100 में जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन के बारे में बता दीजिए। लिमिटेशन बताने के बाद फिर आपका सेक्शन 106 जो है उसमें जो कंडीशन है वो आप बता दीजिए, केस लॉ बता लीजिए, केस लॉ बता के कंक्लूजन कर लीजिए, ठीक। तो देखो यार, आप सब, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि हाँ आप सब अनुज हो, तो चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही सीखनी होती है। और आप ये जो मेहनत कर डालेंगे अपनी रफ कॉपी पे, ये जो सिनॉप्सिस बना के जो आप मेहनत कर डालेंगे, वो यकीन जानिए वो आपको इतना फ़ायदा देगा कि कभी भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप मेंस के लिए तो 100% हमेशा तैयार रहेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको कभी नहीं, आपको बस 15 दिन 20 दिन का समय मिला, आप अपनी कॉपी उठाए और पलटना शुरू किए, ठीक है। और सिर्फ आईपीसी के लिए ये बात ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आईपीसी पढ़ा रहा हूँ तो उसी के लिए ये बात कह रहा हूँ। आप इसके अतिरिक्त भी जिस भी सब्जेक्ट को आप पसंद करते हैं या पढ़ रहे हैं, उसमें भी अगर इस प्रोसेस को अपनाएं तो बहुत इजी गोइंग में आपका वो नोट्स तैयार हो जाएगा, जो आपकी सफलता के लिए 1 महीना पहले मेंस के एग्ज़ाम आ जाएंगे, 1 महीने की डेट मिलेगी आपको, और उस 1 महीने में ये जो आपकी तैयारी है वो तैयारी आपकी परफेक्शन की होगी, आपको अतिरिक्त कहीं कुछ भागना नहीं होगा, ठीक है। आज वास्तविकता थी ये कि ना मानसिक स्थिति ऐसी थी ना शारीरिक स्थिति ऐसी थी कि क्लास कंटिन्यू की जाए, लेकिन अब जिम्मेदारी है आप सबकी, तो इसलिए क्लास को मैंने आगे आज बनाए रखा, वरना एक मैसेज डालना था कि हाँ कौस्तुभ आज क्लास नहीं हो पाएगी। चलिए, एक अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो कुछ ऐसे, प्लीज ये वरुण, आप ये क्वेश्चन जो है आपके पास अगर मेरा नंबर हो तो नंबर आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेंगे, या फिर व्हाट्सएप जो ग्रुप बना हुआ है उस पर आप इसे कंटिन्यू आप सेंड कर दीजिएगा, मैं वहाँ आपको प्रॉपर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो एक और चीज़ आपसे ये कहनी थी कि जहाँ पे कहीं आप स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस जगह पे कुछ सेक्शंस जो हैं उन सेक्शंस को आप अपनी हैंड राइटिंग में नोट करके, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट का है, ठीक है, सिर्फ मैं आईपीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी सब्जेक्ट है, कुछ सेक्शन अपनी हैंड राइटिंग में लिखें आप, और लिख के अपनी स्टडी टेबल के सामने रखें। अपनी वॉश बेसिन जहाँ आप ब्रश करते हैं, वॉश बेसिन के सामने पेस्ट कर लें, ठीक है। और हो सके तो अपने टॉयलेट पे, वहाँ के दरवाजे पे आप लिखें और वहाँ पेस्ट कर लें, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे ख्याल आते हैं वहाँ आप लोग को, आप सबको पता है, ठीक है। चलिए, जस्ट किडिंग। लेकिन
सेक्शन को याद करने का, क्योंकि कई सवाल मेरे पास ये भी आए कि सेक्शन मेमोराइज नहीं हो पाते, तो सेक्शन मेमोराइज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो चीज़ें आपकी आंखों के सामने बार बार आती रहेंगी वो चीज़ें आपको अच्छी तरह से मेमोराइज हो जाएंगी। ठीक है। फिर एक और समस्या जो होती है, ये सारे जो प्रैक्टिकल जो समस्याएं हैं मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक समस्या होती है कि लॉ में तो आपने अच्छा स्कोर उठा लिया, लेकिन जीके जो आपका पेपर है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो और चाहे एमसीक्यू हो, वहाँ एक बड़ी समस्या होती है कि वहाँ हम स्कोर बहुत अच्छी तरीके से नहीं उठा पाते। इसके लिए मैं आपसे एक बड़ा सीधा सा निर्देश, आदेश, विनती या जो शब्द आप जिस शब्द में इसे समझें, आप लूसेंट उठाएं और लूसेंट को कम से कम गिरी हालत में कम से कम 15 से 20 बार पूरी लूसेंट को बिना कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट और वो ये सब किए लूसेंट को पूरी तरह से पढ़ डालिए। ठीक है। अगर आपने लूसेंट पढ़ लिया है तो ये मान के चलिए कि कोई भी क्वेश्चन बने, आपके फर्स्ट पेपर की मैं बात कर रहा हूँ एमसीक्यू में, और जीके वाला जो पेपर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ आपको बहुत सुविधा मिलेगी, लूसेंट सफिशिएंट है। ठीक है। बाकी उस समय आप करंट का कुछ मैटर देख लीजिए, वो दूसरा विषय है। ठीक। तो लूसेंट पढ़ना आप अपने शेड्यूल में इसे शामिल कर लें, क्योंकि जब आप सोचेंगे कि जब परीक्षाएं आएंगी तब हम लूसेंट पढ़ना शुरू करेंगे, तब हम उसके बारे में देखेंगे, तो ये दिमाग से निकाल लीजिए, उस समय फिर चीज़ें आप नहीं तैयार कर पाएंगे। इसलिए जीके की क्लासेस, जो जीके का जो आपका जो ऑनलाइन क्लासेस यहाँ बहुत सारी चल रही हैं, आप वो अटेंड करें, वो आपको सुनने में, विजुअलिटी में वो आपको वो आइडिया हो जाएगा। और पढ़ने के लिए जीके के लिए लूसेंट जो है वो अपने आप में सफिशिएंट है, इससे बाहर बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं होती। एक आप लोगों से एक सवाल जानना चाहूँगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोर्ट ऑफ लॉ एंड कोर्ट ऑफ जस्टिस? What is the difference between court of law and court of justice? कोर्ट ऑफ लॉ और कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या डिफरेंस है? चलिए, टाइप करने में समय लगेगा, कोई बात नहीं, मैं आपसे बता रहा हूं। देखिए, कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो ऐसी न्यायालय, ऐसी कोर्ट जो केवल लिखी हुई विधि के अनुसार ही निर्णय देते हैं, वो कोर्ट ऑफ लॉ हैं, जैसे हमारी निचली न्यायालय। ठीक है। उसी तरह से कोर्ट ऑफ जस्टिस वो कोर्ट होती हैं जो लिखे हुए कानूनों से आगे निकल कर भी हमें न्याय प्रदान करते हैं, जस्टिस देते हैं। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत जगह जैसे गाइडलाइन आ जाती है, ठीक है, या कुछ अतिरिक्त निर्णय दे दिया जाता है। एक मुकदमा था, उसमें 10 रुपए की चोरी के लिए करीब 20 साल का मुकदमा चला। कोर्ट ने बहुत तेज, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही है, ठीक है, कोर्ट ने बहुत तेज फटकार लगाई। चोरी के सारे एसेंशियल हैं, चोरी तो चोरी है, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर ये डिसीजन था उसका कि यहाँ करोड़ों और अरबों रुपए के घोटाले हो रहे हैं, आप उनको नहीं पकड़ रहे हैं, और 10 रुपए के आप 20 रुपए के मुकदमे को आप 10 साल, 15 साल, 20 साल आप लेके आ रहे हैं। ठीक। तो ये कोर्ट ऑफ लॉ और कोर्ट ऑफ जस्टिस में डिफरेंस है। इसी तरह से एक और अंतर जो है वो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जज एंड अ मजिस्ट्रेट? एक जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है? जज और मजिस्ट्रेट, ये अंतर भी आप जान लीजिए। जज जो होता है, न्यायाधीश जिसको हिंदी में कहते हैं, जज जो होता है उसका डिसीजन जो है वो किसी भी कारण से, चाहे अपील ना हो पाई हो या लिमिटेशन के कारण या और भी किसी वजह से, अगर किसी मजिस्ट्रेट का दिया हुआ निर्णय आखिरी हो जाता है
उसको अपील में नहीं लाया जाता, या उसकी लिमिटेशन हो गई है, या कोई और वजह से अगर वो आखिरी हो गया है, तो ऐसा निर्णय, ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया निर्णय जो होगा वो न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय होगा। ठीक है। वहीं दूसरी ओर मजिस्ट्रेट जो होता है उसके निर्णय की अपील हो जाती है और उसमें फेरफार हो जाती है, बदल जाती है। ठीक। अगर मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया निर्णय भी आखिरी हो जा रहा है, उसकी अपील नहीं हुई या किसी भी कारण से वो लास्ट डिसीजन हो गया, तो अब उस मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया निर्णय भी एक जज द्वारा दिया गया निर्णय कहलाएगा। आप सीपीसी में न्यायाधीश की परिभाषा है, वहां आप इसे देखिएगा, और आईपीसी में आपके सेक्शन 19 में परिभाषा दी गई है। इन दोनों परिभाषाओं को, डेफिनेशन को जब आप एक साथ मिला के ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज स्पष्ट और क्लियर हो जाएगी। हालांकि मजिस्ट्रेट की कहीं कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। ठीक है। तो अभी आपके साथ जो मैं कहना चाह रहा था, आपको ये सारे सेक्शन अब मैं जो आपके साथ बताने जा रहा हूं, उन सेक्शनों को आप अच्छी तरह से सिर्फ इतना याद करें कि किस नंबर के सेक्शन में क्या टॉपिक है, क्योंकि जो लास्ट 2-3 साल से देखा जा रहा है, 2-3 एग्जाम से देखा जा रहा है, जुडिशरी का या एपीयू का जो ट्रेंड निकल के आ रहा है, उसमें ऐसे क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है जो सीधे सीधे आपसे सेक्शन पूछ लिया जाता है। जैसे न्यायाधीश जो है वो आईपीसी में किस धारा में परिभाषित है, सेक्शन 18, 19, 20, 21, सीधे सीधे आपसे 2 टुक में पूछ लिया जाता है। ऐसे क्वेश्चनों की संख्या पिछले 3-4 बार के एपीओ की बात कर लें, या फिर 2 बार की पिछले जुडिशरी के एमसीक्यू पेपर की बात कर लें, प्रीलिम्स की बात कर लें, तो ये बहुत सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाता है। और यहाँ अगर आपसे मिस्टेक हो गई तो ये अब माइनस मार्किंग है, तो अब और आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि ऑप्शन जो है वो इतने सिमिलर होते हैं, इतने मिले जुले होते हैं कि आपस में उसे पहचान पाना, आइडेंटिफाई कर पाना कभी कभी कंफ्यूजन वाला हो जाता है। ठीक। अब देखिए यहीं 2 आंसर आ गए। रजत जी ने बताया सेक्शन 19 और एक और हैं, उन्होंने बताया सेक्शन 18। ठीक है। तो ये सारे सेक्शन आप अपनी स्टडी टेबल के सामने हैंड राइटिंग में लिख लें, लिख के दीवार पे पेस्ट कर लें। ठीक है। और आंखों से विजिबिलिटी इसकी बनी रहे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगी। ये वो प्रैक्टिकल अप्रोच हैं जो मैंने खुद भी किए हैं, या मेरे साथ के जो कंपटीशन में लोग दे रहे थे या जो सर्कल था वहाँ उनके कमरों में ये सारी चीज़ें बहुधा मिल जाती थी। हाँ, आप ये कहेंगे कि हाँ, हम अगर आप इलाहाबाद में रह रहे हैं तो हम कहेंगे कटरा से हम चार्ट खरीद के लेके चले आए, वही चिपका लें, क्यों हाथ से लिखें। तो चार्ट जो है वो आएगा खरीद के और चिपक भी जाएगा, लेकिन आपकी निगाह उस पर दोबारा कब जाती है ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह होगा, क्योंकि वहाँ सब कुछ दे दिया गया है। और यहाँ आपको मैं उन विशेष सेक्शनों की बात कर रहा हूँ। एक बार में 20 लिखिए, चिपका लीजिए, उसके बाद फिर जब वो लगे कि हाँ ये मेमोराइज हो गया तो उनको हटा के फिर 20-25 जो हैं वो चिपका लीजिए। ठीक। स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी आप सेक्शन नोट कर लें। एक सेक्शन खूब पूछे जाते हैं, सेक्शन 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 29A, 30 तो खूब अच्छे से तैयार कर लिएगा। मूल्यवान प्रतिभूति खूब पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दे दिया और पूछा जाता है कि इनमें से कौन मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है, ये खूब पूछा जाता है। सेक्शन 30 के बाद फिर सेक्शन 33,
34 तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसका आप जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए हैं वो अपने क्वेश्चन के आंसर लिखें, वहाँ शेयर कर दें, जो भी जैसा भी होगा फीडबैक मैं आपको दे दूंगा। थोड़ा सा समय मान लीजिए कभी व्यस्तता रही तो थोड़ा सा समय इधर उधर हो गया, वरना फीडबैक आपको मिल जाएगा। सेक्शन 35, 36, 39, 40, 41, 43, 51, 52 और 52A, ये इतने सेक्शन। देखिए ये वो पार्ट हैं जिसको आप जनरली सामान्य रूप से पढ़ते नहीं हैं या कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है। तो इस पार्ट से जो डेफिनेशन क्लॉज है, इस पार्ट से जब सेक्शन आते हैं तो हमसे गलतियां हो जाती हैं। देखिए हमें सुधार वहाँ करनी है जहाँ सामान्यतः हर व्यक्ति से गलतियाँ होती हैं, हमें वहाँ सुधार करना है। जहाँ अगल बगल पड़ोसी गलती कर रहे हैं, अगर हम वहाँ गलती ना करें तो हमारा ये एडवांटेज होगा, ठीक है। तो हमें वो अपनी कमियों को दूर करना है। फिर दूसरा एक ह्यूमन एरर होती है जो एग्जामिनेशन हॉल में हमसे कभी कभार हो जाती है, तो वो ह्यूमन एरर हमें बचा के चलनी है। ये दो चीज़ें अगर आप दिमाग में रखते हैं तो आप मान के चलिए कि सफलता और आपके बीच में बहुत ज़्यादा कोई अंतर शेष नहीं रहेगा। इसी के बाद जो पार्ट मैंने नहीं पढ़ाया है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैंने आपको कहा था कि चैप्टर 7, 8 ये आप चैप्टर 6 और 7 मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों के बारे में आप पढ़िएगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछिएगा। तो चैप्टर 6 में सेक्शन 41 आज बहुत ज़्यादा फेडअप है और टाइडअप है। सेक्शन 141, 124, 124A सेडेशन, इस पे खूब शॉर्ट नोट, अक्सर अब जो नया ट्रेंड आया है इस पे शॉर्ट नोट के स्पेस बनते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 128, 129 और 130। चैप्टर 7 से बहुत ज़्यादा ऐसा अभी तक जो रहा है, जो मेरा एनालिसिस रहा है, चाहे वो पीटी की बात कर लें और चाहे सब्जेक्टिव की बात कर लें, चैप्टर 7 से ऐसा बहुत कभी कुछ मिला नहीं है। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में एक आध क्वेश्चन कभी एमसीक्यू में मिल गए हैं, अदरवाइज मिले नहीं, ठीक। चैप्टर 8 मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें सेक्शन 34 और कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में अंतर जो है वो अक्सर आपको किसी क्वेश्चन के साथ लग के मिल जाता है, ठीक है। जब कभी आप फ्री रहें, जब आपके पास समय हो, तो एक तरफ से जितने भी इलस्ट्रेशन आपकी आईपीसी में दिए हुए हैं, जितने भी इलस्ट्रेशन आपको कॉन्ट्रैक्ट में दिए हुए हैं, जितने भी इलस्ट्रेशन आपको सीआरपीसी में दिए हुए हैं और जितने भी इलस्ट्रेशन आपको एविडेंस और सीपीसी में दिए हुए हैं, ये वो पार्ट है, ओके, ये वो पार्ट है जहां आपने अगर मेहनत कर ली तो आप अपने कंपटीटर से बहुत आगे निकल जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आईपीसी
कॉन्ट्रैक्ट, सीपीसी और सीआरपीसी, इन चारों के एविडेंस, इन पांचों के जितने भी इलस्ट्रेशन आपको किताब में या बेयर प्रोविज़न में आपको मिलते हैं, बहुत अच्छी तरह से सुकून से इन्हें पढ़ के समझ के मेमोराइज कर लीजिए। ठीक है। आज वास्तव में थोड़ी सी मेरी आंखें जो हैं वो भी मेरा साथ नहीं दे रही हैं, तो आज अभी आपको जो पूछना है वो आप पूछ लें। आज मैं कुछ नया पढ़ाने की स्थिति पे नहीं हूँ। आपको लग रहा हो कि शायद मैंने आपका 40 मिनट ख़राब किया, तो इसके लिए एक्सट्रीमली वेरी वेरी सॉरी। लेकिन आप सभी सिनॉप्सिस बना के प्रैक्टिस करिए। ठीक। और किसी को कुछ अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। और आप जो ग्रुप एडमिन हैं उनसे संपर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, पहली बात तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाइए। वहाँ आपके सारे के सारे टीचर जो हैं वो सारे टीचर वहाँ उपलब्ध हैं। तो जो भी क्वेरी है, जो भी आप अपना आंसर लिखते हैं, वो आप वहाँ भेज सकते हैं चेक करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में बना के। ठीक है। और ये अगर आपको ये लगता है कि ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है, हालांकि शायद ये उल्टा दिख रहा हो, अगर आपको लगता है कि ये छोटी चीज़ है तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपकी सफलता की कुंजी है ये। जितनी बेहतर तरीके से इसे हैंडल करना सीख जाएंगे, सफलता के उतने नज़दीक आप होते जाएंगे। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखता हूँ। कल जैसा भी होगा मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है। अगर स्वास्थ्य हो सकता है कि कल शायद जैसे भी चीज़ें होंगी मैं अपडेट कर दूंगा, लेकिन थोड़ी संभावना कम है कल के क्लास के लिए, तो ये चीज़ मैं अभी से आपको शेयर कर दे रहा हूँ। एक दिन मैं चाह भी रहा था कि अगली क्लास में आप सबके साथ जो मेरी होगी वो नेक्स्ट फ्राइडे को होगी। नेक्स्ट फ्राइडे को हम आप एक साथ इंटरेक्ट करेंगे और आगे सेक्शन जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट करेंगे। और एक और चीज़, आईपीसी में लगभग ये मान के चलिए आधी चीज़ें आपने लगभग आपने पढ़ ली हैं। आधी या 40% चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। 60% है, तो आई थिंक 12-15 लेक्चर जो हैं, या बहुत हुआ तो 20 के अंदर चीज़ें फिनिश हो जाएंगी। ठीक है। चलिए, थैंक यू।